वो आना था, अभी यहाँ मौजूद नहीं है। तो पीली छतरी वाली लड़की में एक जगह है जहाँ पर राहुल लाइब्रेरी से किताबें लेकर निकला है। वो हिंदी साहित्य की बहुत सारी किताबें लेकर निकला है और फिर उन लेखकों के नाम देखता है और फिर राहुल खुद से सवाल करता है कि हम जिस भाषा में काम कर रहे हैं वो किसकी बनाई हुई भाषा है, वो पूरा ज्ञान कांड किसका बनाया हुआ है। ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये उसी ज्ञान कांड के बारे में है, भाषा की उसी निर्मित के बारे में है। कविता घोषित उल गुलान का हिस्सा देखें। लड़ रहे हैं ये नक्शे में घटते अपने घनत्व के खिलाफ, जनगणना में घटती संख्या के खिलाफ, गुफाओं की तरह टूटती अपनी ही जिजीविषा के खिलाफ। इनमें भी वही आक्रोशित हैं जो या तो अभावग्रस्त हैं या तनावग्रस्त हैं, बाकी तटस्थ हैं या लूट में शामिल हैं, मंत्री जी की तरह, जो आदिवासियत का राग भूल गए रेवंड का सूट पहनने के बाद। जो सवाल राहुल कर रहा था अपने आप से, हम सब भाषा में रहते हैं, भाषा का अपना व्यवहार होता है, अपना चरित्र होता है। हमें यह लिखते हुए मैं कवि अनुज लुगुन से बहुत विनम्र आग्रह के साथ ही बात कह रहा हूँ कि हमें लिखते हुए इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि जिस भाषा में हम लिख रहे हैं उस भाषा का अपना चरित्र है। मुझे अच्छी तरह याद है 2015 की वह रिपोर्टिंग, में नाम नहीं लेना चाहता, बाद में वो दरअसल ब्लॉग पे प्रकाशित हुआ था, जिसमें अनुज लुगुन जब पुरस्कार लेने गए थे भारत भूषण अग्रवाल, तो अनुज लुगुन वुडलैंड का सूट पहने थे। इस बात के लिए दिल्ली के एक चर्चित युवा संपादक ने उनकी आलोचना की। आलोचक ने कहा कि एक आदिवासी कैसे वुडलैंड का सूट पहन सकता है। हम सबके बीच में बहुत चर्चित कवि हैं। तो ये जो भाषा है कविता की, आदिवासियत का राग भूलने और रेमंड का सूट पहनने के बीच कोई रिश्ता नहीं बनता। एक आदिवासी कोई हक है, बल्कि मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड पहने। ये हमारी चेतना में घुली, भाषा की यह संरचना हमारी चेतना में घुली हुई है कि हम जिस भाषा में काम कर रहे हैं वो है ही इसी तरह की। हम बहुत सचेत नहीं होंगे तो हम उसके गिरफ्त में आएंगे। रेमंड का सूट पहना हुआ आदिवासी आखिर हमें क्यों बुरा लगता है, क्यों हम उसकी आलोचना करना चाहते हैं? अगर वो पहन लिया तो क्या वो आदिवासियत का राग भूल गया, आदिवासी जीवन से दूर हो गया, वह आदिवासी नहीं रह गया? तो यह उनकी व्याख्या है, यह उनकी भाषा है। हमें इस भाषा से सचेत रहना चाहिए, उनकी कोटिल को। अंत में दोनों कवियों को बहुत बहुत बधाई। और इस प्रांगण में भी फिलहाल मैं हूँ प्रसाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार जी। कवियों की कविताओं से हमारा परिचय कराया, और एक कवि का सम्मान उसकी रचनाओं का ही सम्मान मात्र नहीं होता, उस समय, उस विचार और उस समाज का भी सम्मान होता है जिसमें उसकी कविताएं जन्म लेती। मैं हमारे बीच उपस्थित आज की सम्मानित कवि शीर्षा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और अपनी कविताओं तथा स्वीकृति वक्तव्य का पाठ करें। नमस्कार। क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, तो मैं अगर आप बांग्ला में पढ़ दीजिए और वक्तव्य भी दे दीजिए, उसका हिंदी पाठ हो जाएगा। जी जी, बहुत আজ এই সুন্দর সম্মান সমানপতিতে আমাকে সামান্য দু চার কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের সকলের স্বাগত উপস্থিতির জন্য সকলকে আমি সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই। আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যটি প্রথমেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজক তথা সভাপতি এবং বিখ্যাত হিন্দি পত্রিকা সাক্ষীর সম্পাদক অধ্যাপক সদানন্দ শাহী মহাশয়কে এবং মঞ্চে উপস্থিত অরুণ কমলজি এবং সকলকে। তিনি সমকালীন বাংলা ভাষার তরুণ স্বর হিসেবে আমাকে এই বিশেষ সম্মানের মতো একটা পুরস্কারের যোগ্য মনে করেছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা অনুবাদক অধ্যাপিকা সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ
নির্বাচন মণ্ডলীর প্রত্যেকের প্রতিও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কৃতজ্ঞ কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা অনুবাদক নিশান্ত স্যারের প্রতিও আমার বেশ কিছু কবিতা হিন্দিতে অনুবাদ করার জন্য। শুভেচ্ছা জানাই হিন্দি ভাষার তরুণ কবি অনুজ লুগুনকেও তার এই বিশেষ সম্মান প্রাপ্তির জন্য। এছাড়াও এই বিশেষ শুভক্ষণটিতে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার মা ও স্বামীকে, যারা আমার সামান্য লেখালেখিকে সর্বদা সমর্থন করে এসেছেন। এবার আসি কবিতার কথায়। এটি সর্বজন বিদিত যে মানুষের সৃজনশীলতার অন্যতম প্রকাশ তার কাব্যিক রচনা শক্তি। মন্দিরের বিগ্রহ যেভাবে বিবিধ ফুলের মালায় সুশোভিত হয়, ঠিক সেভাবেই একজন কবির হৃদয় শব্দের মালা করে সেজে ওঠে। আর শব্দ তো ব্রহ্মেরই নামান্তর, রূপান্তর। তাই আমার মনে হয় এইভাবে একজন কবি ব্রহ্মের কাছাকাছি পৌঁছে যান। তার অন্তর হয়ে ওঠে শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ। তার কোমল হৃদয় বৃত্তিগুলি সেই ব্রহ্মের কাছে আজীবন নতজানু হয়ে থাকে। কবিতা কোনো কবিকে ঘনকবিরে পরিণত করে না ঠিকই, কিন্তু তাকে সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস করে তোলার ক্ষমতা রাখে। আমরা সকলে কালিদাসের কথা জানি, যিনি একদা লেখার জন্য, রচনার জন্য মা सरस्वती কাছে কেঁদেছিলেন। उनके क्रमदान के लिए, उनके आकुलता के लिए उनको ये वर मिला था। माँ सरस्वती स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे और उनको सरस्वती के वरपुत्र के रूप में माना जाता है। और उसके बाद हम जानते हैं कि कितने सारे महाकाव्य उन्होंने लिखे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बांग्ला के साथ साथ हिंदी में भी थोड़ा बोल पाए, तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप लोगों को भी बोर नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा। हम आपको सुन पा रहे हैं। ধন্যবাদ স্যার। আর এভাবেই কবি জীবনের সার্থকতা একটি সফল কবিতার রূপ। আর এরকম একটি সার্থক জীবনের খোঁজেই আমার মতো অন্য বহু কবিতা প্রয়াসীদের কবিতা লেখা শুরু। तो फिर कविता क्या है? हम जैसे जो लोग कविता लिखते हैं उनके लिए कविता है मुक्ति। हम ऐसा ही सोचते हैं कि कविता है एक मुक्ति का दूसरा रूप। कहाँ से मुक्ति? দৈনন্দিন যত বিষাদ, কষ্ট, যন্ত্রণা আর শোক আমাদের জীবনকে অন্ধকারে ভরে দেয়, সেই অন্ধকার চাদরকে ভেদ করে আমাকে সূর্যালোক দেখায় কবিতা। আমাকে মুক্ত করে কালো অন্ধকারের কড়াই গ্রাস থেকে, আমাকে প্রতিদিনের মরণ থেকে একটু একটু করে বাঁচিয়ে তোলে। अर्थात रोज हम लोग सुख एवं दुख दोनों के साथ झेलते हैं, दोनों का सामना करते हैं। सुख हम लोगों के हृदय को आनंद देते हैं, पर दुख होता है वो मतलब काली रात की तरह। इसमें या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दुख होता है वो जो इंक होता है ना, जिससे डुबो के पहले लिखा जाता था, जो शाही का जो पात्र होता है उसी की तरह, जिसमें हम लोग डूब जाते हैं। पर कविता क्या करते हैं? कविता वहां से हम लोगों को निकालते हैं। हमें ऐसा ही लगता है, हम ऐसा ही महसूस करते हैं कि कविता हम लोगों के लिए मुक्ति है, जो रोज का जो शाही है हमारे जीवन में, वहां से हम लोगों को निकालते हैं और रोशनी की तरफ हम लोगों को धकेल देते हैं, रोशनी दिखाते हैं। अभी कुछ देर पहले शायद अनिल सर ने बताया कि कवि केदारनाथ सिंह जी की एक कविता के बारे में, जहाँ पे एक सूखे पेड़ की बात है और जहाँ पे सूखे पेड़ में दो चार ऐसे मतलब नवजात किशोराई जिसे कहते हैं, नए पत्ते के बारे में, वही हमें लगता है कविता के बारे में भी। अब क्या है, भाषा अलग है पर भाव एक ही है। हमको भी लगता है कि कविता वो रोशनी है, वो दो चार पत्ते हैं, जो नए नए उगे हुए पत्ते हैं, और हमारा जीवन वो सूखे पेड़ की तरह ही हो जाता है। रोज का जो लड़ाई रहता है, जो संघर्ष रहता है, ऐसे हम लोग सूखेपन की तरह चले जाते हैं। और कविता रोशनी की तरह, वो दो चार पत्ते की तरह, छोटे छोटे जो पुष्प होते हैं उसके तरह हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, मतलब आलोकित करते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो इसीलिए कविता और कुछ नहीं है, कविता हम लोगों के लिए बस एक रोशनी है, एक रोशनी का नाम है, मुक्ति है, और कविता के अलावा हमारे पास कोई और अस्तित्व ही नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि शायद जानते हैं कि बांग्ला में जो एक आधुनिक कवि है विनय मजूमदार बहुत ही फेमस है, परंतु उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, उतना ना कोई ऐसा पुरस्कार मिला है, ना कोई ऐसा रिकॉग्निशन मिला है। आज भी हम लोग बाहर के लोग बांग्ला कविता को समझते हैं, जानते हैं कैसे? रविंद्रनाथ ठाकुर जी के नाम से, है ना, फिर जीवनानंद दास जी के नाम से। जीवनानंद दास के बाद भी शक्ति चट्टोपाध्याय है, विनय मजूमदार है, शंभू रक्षित जी है, परंतु हम मतलब बहुत ही कम जानते हैं। या फिर
ये बात भी सत्य है, अभी के जनरेशन में कविता पढ़ना, पाठ करना, अध्ययन करना ही बहुत कम हो गया है। फिर भी विनय मजुमदार जी ने कहा है, আমি 15,000 কবিতা লিখেছি, मैंने 15,000 कविताएं लिखा है। কেন লিখেছি কেউ জানে না, আমিও জানি না। क्यों लिखा है ये कोई किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। না লিখলে বাংলা সাহিত্যে কোনো ক্ষতি হতো না, আমার ক্ষতি হতো। अगर मैं नहीं लिखता तो बांग्ला साहित्य की कोई क्षति, कोई हानि नहीं होता, पर मेरा होता। तो यही है कविता। कविता सिर्फ दूसरों के लिए, मतलब पाठक के लिए ऐसा नहीं है। कविता है हम लोगों के लिए वो रिलीफ, रोज का जो जीवन में जो दम फूटता है वहां से मतलब एक शांति मिलती है, सुकून मिलती है। सुकून शब्द शायद सही रहेगा। और मुझे ये भी लगता है कि हम लोगों के जीवन एक जर्नी है, एक यात्रा है, और कवि के जीवन में उस यात्रा के दोनों ओर जितने भी पेड़ रहते हैं उसमें भी कविताएं पुष्प की तरह दिखाई देता है। उस रास्ता में उनका यात्रा भी कविता है, उनके गंतव्य भी कविता है, और तीर्थ भी कविता है। अभी महाकुंभ हुआ अभी कुछ ही दिन पहले प्रयागराज में, तो हम जो कवि है उनके लिए महाकुंभ क्या है, 2-4 शब्द ही तो है महाकुंभ के अमृत। उससे अधिक तीर्थ क्या कुछ हो सकता है हम लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता। और मातृभाषा में लिखना तो सबके लिए गौरव की बात है। हमने मैंने आज सुबह ही मैंने केदारनाथ सिंह जी की कुछ कविताएं मैं पढ़ रही थी, तो एक कविता मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कविता का नाम है मातृभाषा। जैसे चींटियां लौटती है बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काट के पास, वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक लाल आसमान में, डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। तो मुझे लगता है मतलब मैं बहुत रिलेट कर पाई। पूरे दिन भर काम करने के बाद, वापस आने के बाद, भले ही मैं अभी मध्य प्रदेश में हूँ, पूरे दिन भर मैं दूसरी कोई भाषा को बोल रही हूँ, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसी भी हिंदी आती है, परंतु जब घर आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक बार एक लाइन अगर लिख लूँ तो मुझे सुकून मिल जाएगी। ये मैं ऐसा नहीं हिंदी भाषा से हमें प्रेम नहीं है। जो कवि होते हैं उनको हर एक भाषा के प्रति प्रेम होता है, परंतु मातृभाषा के स्वाद जो होता है वो कुछ अलग होता है। जैसे भूख और भात के बारे में अभी बता रहे थे कवि अनुज लुगुन जी के, मातृभाषा होती है वो भात। जब बहुत भूख लगती है ना तो वो भात ही चाहिए, तब हमें मतलब कोई बिरयानी दे दे या फिर कोई रुमाली रोटी दे दे तो उसमें भूख नहीं मिटती। तो हमारे लिए भात होती है वो मातृभाषा। एक कवि के लिए वो भात होती है स्वयं ईश्वर, मतलब वो कविता होती है स्वयं ईश्वर, भूख के समय की बात। अभी मैं भगवान की कृपा से अभी कुछ महीना पहले मुझे एक बेटा हुआ है, तो उसको लेकर मैंने मतलब स्वस्थ होने के बाद एक कविता मैंने लिखा है। मैं अपना छोटा सा ये स्पीच उसे पढ़ के खत्म करना चाहती हूँ। तो ये मैं बांग्ला में ही पढ़ रही हूँ। আমার সন্তানকে আমি এঁটো মুখে চুমু খাই, আমার ঈশ্বরকে আমি এঁটো মুখে চুমু খাই। চুম্বনের মুহূর্তে যে স্বর্গ ভর করে আমার চোখে মুখে, সেখানে জেগে থাকে অজস্র পারিজাতের সফেদ। আমাকে দোলা দেয়, আমাকে নাড়া দেয় উৎসমুখ থেকে। এভাবে নিছক একটি চুম্বন আমার মায়া জন্ম গড়ে তোলে। নিছক একটি চুম্বন আমাকে গার্হস্থ্যের রূপ দেখায়। আমি দেখি গরম ভাতের তীব্র ঈশ্বর গন্ধে উড়ে যাচ্ছে আমার চুম্বন। উঠোন জুড়ে ধান ফুটতে থাকা চড়ুইয়ের শরীরে বিঁধে যাচ্ছে আমার চুম্বন। সকালের নরম আলোর কণায় ওম সেজে ভেসে বেড়াচ্ছে আমার চুম্বন। পৃথিবী বৃহ হয়ে উঠছে আমার চুম্বন মেখে। পৃথিবী মহাপৃথিবীটি হয়ে উঠছে আমার চুম্বন মেখে। এই পৃথিবী স্বয়ং আমার চুম্বনই হয়ে উঠছে। মন্দ্র হয়ে উঠছে ঈশ্বরের কান্নায়, মেদু হয়ে উঠছে সন্তানের পুষ্টিতে। নমস্কার। शुक्रिया मैम ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ और कविता अगर हम पाठ करें तो। एक और है जो अभी बाहर रो रहा है, उसी के लिए लिखा हुआ पहली कविता है। अब उसके लिए ही मतलब हमें लगता है कि सब कुछ है। वो जो हम बोल रहे थे जीवन सूखा पेड़ जब हो जाता है तो 2-4 पत्ते जो दिखता है उनमें से एक पत्ता वो भी है अभी एट प्रेजेंट। अब बड़ा हो जाएगा तो तब
उसकी अलग जिंदगी बन जाएगी, हम और सुखी होते चले जाएंगे। तो उस पत्ते के लिए एक कविता। কবিতা থেকে গড়িয়ে যাচ্ছে সময়, আমার আয়ু, যুবতী থেকে মা হয়ে ওঠা। সময়ের সেই স্তনে লেগে থাকে আমার দুধের ঘোঁটা, বিন্দু বিন্দু অমৃত ঝরে পড়ার মতো, আকাশের অমোঘ অশ্রুর মতো সেই গাঢ় দুধের সফেদ রঙে সম্পর্ক ঝরে পড়ে। মাটি যেভাবে অঙ্কুরোদ্গমের সময় কেঁদে ওঠে, গাছ যে রূপে কিশোরয়ের আকাঙ্ক্ষায় তৃপ্তি পায়, সেভাবে আমি মা হয়ে উঠি। আমার স্তনবৃন্ত পরিণত ফুলের মতো আমাকে গাছের সাফল্য এনে দেয়, মাটির সহনশীলতা এনে দেয় শীতের রোদের লাবণ্যটুকু, সন্তানের সাথে সাথে আমারও পুষ্টির মেঘ। কবিতা থেকে গড়িয়ে যাওয়া সময়ের হাতে আমি তাই ধন্য হয়ে উঠি, মা হয়ে উঠি। চমকে উঠে দেখতে পাই মা আর সন্তানের যৌথ রূপে কিরূপ একাকার আমি। और कुछ कविताएं मैं पढ़ना चाहती हूँ। अभी कवि वैभव जी बता रहे थे, एक शोक के बारे में कविता के कुछ पंक्तियां कोट कर रहे थे, जो हिंदी में उन्होंने बोला, उसी का मैं बांग्ला वर्जन पढ़ना चाहती हूँ। বিষণ্ণতা সেই আশ্চর্য সাদা ফুল, অজস্র কবিতার দেহ বেঁচে যে আমার অমরত্ব কিনে নিল। জীবনের প্রতি যাবতীয় দায়বদ্ধতা তাই এই ব্যবসার কাছে জমা রাখি এই জীবন এবং আগামী জীবন এবং আগামী সমস্ত জীবনের মাছের চোখ, এমনকি অর্জুনের তীরগুলিও আমার জমা রাখার গায়ে জন্ম নেয় থোকা থোকা দীপাবলির মুখ। চোখ ধাঁধিয়ে যায় সহস্র আশা ফুলের উনন বিহারে, আর আচমকায় যাবতীয় উৎসবকে তুচ্ছতার ফুঁ দিতে দিতে এগিয়ে আসে মরুভূমি নির্বাকার সেই উট, মিটমিট করে ধরতে থাকা একটি সামান্য উট, বিষণ্ণতার সাদা ফুল যা সমস্ত গ্রীবা জুড়ে আঙুরের মতো ঝোলে। अब इसका हिंदी वर्जन जो हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं निशांत सर ने, काजी नजरुल विश्वविद्यालय के अनुवादक ने। अच्छा जी। तो एक और कविता मैं पाठ करना चाहती हूँ, जो परिवार को लेकर, संसार को लेकर। আমাদের সংসার এক প্রাচীন বট গাছ, ঝুড়ি ধরে দোল খায় বাবা এক একটি প্রাক্তন, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রেমিকার কথা ভেবে। মা খায় মাটি থেকে জল আর খাদ্য তুলতে থাকে। মায়ের শাড়ি খসে পড়া তামাটে কোমর, বাবার নন্দলাল দৃষ্টিতে সমস্ত প্রেমিকার কোমর ঠিক এরকম অবিকল এক, বাবাকে জল আর খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে বলে। और एक कविता मैं पढ़ रही हूँ। তোমার অবিশ্রান্ত চুলে উড়ে যায় পৃথিবীর শোক, যাবতীয় মায়ার অসুখ, ফুল ফোটা, ফুল শুকিয়ে যাওয়া, আলতার কৌটো শেষ হলে ফেলে দেওয়াটুকু, নিত্য নৈমিত্তিক সুখ দুঃখ যত। তোমার অবিশ্রান্ত চুলে উড়ে যায় চিলের কান্না, শকুনের বিষাদ, আমি তাই দেখি, আমি তাই মেখে নিই আমার শরীরে। আমার শরীর যন্ত্রণা কাতরতার পুকুরে ডুব দিয়ে বসে, ডুব থেকে উঠে দেখে একখানি হাঁস তার সমস্ত কাদাটুকু ধুয়ে ফেলে সফেদ হয়েছে বেশ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सब शीर्षा जी की कविताओं से और बेहतर सुन सके, इसलिए मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय पार्वती तिर्की जी, जो स्वयं स्त्री और युवा कविता का स्वर है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कृपया आए और शीर्षा जी की कुछ कविताओं का हिंदी में पाठ करें। पूरी सभा को मेरा प्रणाम। शीर्षा जी की कविता का हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूं। तुम्हारे अविश्रांत बालों में उड़े चले जाते हैं पृथ्वी के शोक, विभिन्न तरह की मायावी बीमारियां, फूलों का खिलना, मुरझाना, आता की खत्म हो गई शीशी को फेंक देना, प्रतिदिन के सारे सुख दुख। तुम्हारे अविश्रांत बालों में उड़े चले जाते हैं चीलों का रोना,
शियारों का दुख मैं वही देखती हूँ, उसे ही अपने शरीर पर पोत लेती हूँ। मेरा शरीर दर्द की तालाब में डुबकी लगा बैठता है। डुबकी लगाकर निकलने पर देखता है एक हंस अपने समस्त कीचड़ मिट्टी को धोकर सफेद हो गया है पूरा। काजल की कालिमा लेकर चली जा रही है मौत। काटे गए नाखून किसी बूढ़ी के वैविध्य साड़ी से लिपटा रहा है द्विंगत को। आंखों के अंदर बह रही है नदी धीरे धीरे। निशाचर पक्षियों के चिल्लाहट से बह जा रहा है आसमान का होठ। ऐसे समय के निर्जन अकेलेपन में धीरे से गिर पड़ता है एक पारिजात का पुष्प पृथ्वी पर, जैसे अंकुरित हुई हो ब्रजबुली पहली बार। पुराने गलीचे की तरफ डूबता जा रहा है अंधकार में यह शरीर, जैसे एक महाशमशान आदि अंतहीन। हजारों वर्षों से जमे पृथ्वी नाम की एक काली लड़की के अभिमान जम जम कर पत्थर के स्तन बन गए हैं। अचानक उसके अंदर से निकलता है तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, बुझते हुए तारों की तरह पत्थरों के स्तन पर बूंद भर दुग्ध पुष्प। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती जी। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच अरुण कमल जी उपस्थित हैं। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। मैं आदरणीय अरुण जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया आए और अपने सुभाषित से हमें अनुग्रहित करें। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय अवधेश प्रधान जी, विद्वतजन और साथियों, आज हम सब यहाँ केदार जी की स्मृति में एकत्र हुए हैं और अनुज लुगुन और शीर्षा जी को बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए। मैं सबसे पहले अनुज लुगुन और शीर्षा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये केदारनाथ सिंह स्मृति पुरस्कार सिर्फ 3 वर्षों में हिंदी ही नहीं, भारतीय कविता का, भारतीय युवा कविता का विशेषकर प्रतिष्ठित पुरस्कार में बन गया है। और इसे बनाने में जिन कवियों को ये सम्मान दिया गया अब तक, उनका ही योगदान है। वे अपनी भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं और उनको अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषाओं में भी पर्याप्त सम्मान मिल रहा है। ये देखकर हमें खुशी होती है। केदार जी कवि के ही नहीं, भारत के बहुत बड़े कवि हुए और उन सब के वंशज आज मौजूद हैं। बाइबल में एक प्रसंग आता है कि एक बीज है, इसको दोस्तोयेवस्की ने अपने उपन्यास में भी उद्धृत किया, द ब्रदर्स कारामाज़ोव में, कि एक गेहूं का दाना है या जौ का दाना है, वो विलीन हो जाता है मिट्टी में, लेकिन उससे दूसरे दाने जो पैदा होते हैं, फिर उन दानों से दाने पैदा होते हैं। और इसके बाद जो गेहूं का दाना हम तक पहुंचा है, वो उस पहले दाने का ही दाना है। तो आदि कवि वाल्मीकि से लेकर ये कविता लगातार जो बहती आ रही है, जिसमें केदारनाथ सिंह जी हुए, जिनको आज हम नमन करते हैं, और हम सब केदारनाथ सिंह के जो दाने हैं, उन दानों से निकले हुए दाने। और मुझको खुशी होती है कि जो सबसे नए दाने हैं, जिनका आज हम सम्मान कर रहे हैं, अनुज लुगुन और शीर्षा,
वे कितने पुष्ट, परिपक्व और तेजस्वी हैं। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतनी चमक भरे हुए गाने। अनुज लुगुन की कविता मैं शुरू से पढ़ता रहा हूँ। वो मेरे प्रिय कवियों में हैं और बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, बहुत नई कविताएं। एक कवि को हम मूलतः 2-3 बात से जानते हैं। एक तो ये कि उसने वो किया या नहीं जो पहले के कवियों ने नहीं किया। अगर वो ये काम वो कवि करती है तो वो एक नया काव्य रचती है। दूसरे, इस काम को वो करती कैसे? मैं जानबूझ के कवयित्री नहीं कह रहा हूं, कवि है। वो इस काम को वो करती कैसे? क्या उसने नए तरीके से काम किया या नहीं? और तब अनुज लुगुन की कविताएं बताती हैं। जैसे आप इसी कविता को लीजिए, ये पलाश के फूलने का समय है। ये वहां से शुरू होकर और दंतेवाड़ा वगैरह सबका जिक्र करते हुए बारूद की गंध वगैरह सब, तो एक बड़ा वितान इसका है, एक बड़ा समुच्चय जीवन का ये कविता रचती और नए ढंग से रचती। वैसे मैं जानता हूँ कि हर कवि को लगातार संघर्ष करना पड़ता है। मेरी एक सांस वो अंतिम सांस नहीं होना चाहिए। हमेशा हमको सांस लेना होता है और बिना कोशिश के ये सांस जब ली जाती है तो वो महान करता होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुज लुगुन और शीर्षा वैसी महान कविताएं आगे रचेंगे और हमारे साहित्य को, विश्व काव्य को समृद्ध करेंगे। शीर्षा की अभी जो कविताएं मैंने सुनी, जैसे वो पत्थर जिस पर दुग्ध वो बूंद है, और उनका वक्तव्य, उन्होंने बहुत ही मार्मिक बातें कही। हमारे लिए तो ये 2-4 शब्द ही कुंभ है। इससे ज्यादा पवित्र दुनिया में क्या है? ब्रह्म भी तो शब्द ही है, शब्द ब्रह्म है। और हर जगह वर्ड जो है, शब्द जो है, उसी की महिमा है, उसी का महात्म्य है। कितनी बड़ी बात आपने कही। तो शीर्षक की कविताओं के लिए, उनके वक्तव्य के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और यहाँ आके मैं बहुत समृद्ध हुआ। मुझको अफसोस ये है कि मैं तो ठीक 9:45 में पहुँच गया था, ताकि 10 बजे से कार्यक्रम है। मैं जहाँ आया हूँ एक और कार्यक्रम में, वहाँ कार्यक्रम 1:30 बजे से है और वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनके संदेश बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए मुझको अभी बीच में जाना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। शुरू होना चाहिए था 10 में, शुरू हुआ 11 में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं समय का पाबंद हूँ, यहाँ भी और वहाँ भी। तो मैं एक बार फिर बहुत बधाई देता हूँ और सदानंद शाही का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अपने बलबूते पर एक बहुत बड़ा काम ये किया है। वो बहुत से काम करते हैं, लेकिन ये काम शायद ये हिंदी में अकेला सम्मान है जो एक साथ हिंदी और किसी भारतीय भाषा को में दिया जाता है। शायद कोई दूसरा सम्मान नहीं। कुछ संस्थाएं जरूर हैं दूसरी भाषाओं में जो कई भाषाओं के कवियों को सम्मानित करती हैं एक साथ, लेकिन हिंदी में शायद ये पहला है। और बहुत मलयालम, मराठी और बांग्ला, और केदार जी की ये भूमि रही है। केदार जी की यात्राएं इन क्षेत्रों में होती रही और इन तीनों क्षेत्रों में मुझको मालूम है कि जिन कवियों को सम्मानित किया गया है, किया जा रहा है, उनका गुणगान वहां भी होता है और वो बहुत अच्छे कवि हैं। तो ये सिलसिला चलता रहे और सदानंद शाही और उनके साथी चाहे जैसे भी हो इसको चलाते रहें, और जब कभी जरूरत हो तो हम जैसे लोगों को भी याद करें। हम हमेशा उनके पीछे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। ये बता दीजिए कि हम एक ऐसा खाना लेके जा रहे हैं। अच्छा हाँ, जी आ रहे हैं। एक बात और बता दें,
वैसे तो वो मेरे स्थानापन्न नहीं है, न मैं उनका स्थानापन्न हूँ। वो हिंदी के और देश के बहुत बड़े कवि और कथाकार हैं, उदय प्रकाश। वो बस 2 मिनट के भीतर यहाँ हाजिर हो गए। 2 मिनट में वो आ जाएंगे और तब तक मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। क्षमा करेंगे। इनका भी वहाँ कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। अरुण जी भी बात कर रहे थे कि कभी बीज होता है जिससे कई और बीज जन्म लेते, कभी धरती भी होता है जिस धरती को फोड़ जाने कितने दाने जन्म लेते हैं, और नए दानों की पीड़ा वही पीड़ा है जो उस धरती की पीड़ा है जो नए दानों को फोड़ने में निकली। क्रम को जारी रखते हुए हमारे दूसरे सम्मानित कवि आदरणीय अनुज लोगुल जी, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कृपया वो मंच पर आए और हमें अपनी कविताओं और अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। अनुज जी। भाई उदय प्रकाश को बैठा के जा रहे हैं और अध्यक्ष से आज्ञा लेके मैं आदरणीय अरुण कमल सर से अनुरोध करती हूँ कि हमारे अतिथि उदय प्रकाश जी का सम्मान करें। ठीक है, चलो फिर शाम को मिलते हैं। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रिय शिक्षक प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर, मंच पर अभी अभी पहुंचे हम सबके प्रिय कवि कथाकार उदय प्रकाश जी, शेरशाह जी, और सभागार में मौजूद सभी शिक्षकगण, मेरे साथी और सभी विद्यार्थी, आप सबको नमस्कार, जोहार। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ केदारनाथ सिंह कविता सम्मान समारोह का आयोजन करने वाले आयोजकों के प्रति कि आप सबने अघोषित उलगुलाल कविता संकलन है उसे इस सम्मान के लिए चुना। मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि सदानंद शाही सर ने जो मुझे बात कही है कि 2 शब्द अपनी कविताओं के बारे में कहनी है, वक्तव्य देना है, उसके बाद कविता पाठ करनी है। क्योंकि केदारनाथ जी की स्मृति में यह आयोजन है और जैसे कि पूर्व के अपनी वक्ताओं ने भी केदारनाथ जी का स्मरण किया है, तो मैं भी केदारनाथ जी का ही स्मरण करते हुए अपनी बात आगे कहूँगा। यह जो कविता है अघोषित उलगुलाल 2009 में प्रकाशित हुई थी और तब से 1.5 दशक हो गया, यानी 15 साल हो चुके हैं। और मुझे याद है उस वक्त
शोधार्थी और विद्यार्थियों की ओर से हिंदी विभाग के शोधार्थी और विद्यार्थियों की ओर से कविता सम्मेलन का आयोजन होता था। उसमें केदारनाथ जी आए थे और मैंने पहली बार आर्ट्स फैकल्टी में कविता का पाठ किया था और वो कविता घोषित उल गुलाम थी। पलाश के फूलने का समय है, एकलव्य से संवाद है। केदार जी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके अगले दिन क्योंकि सत्र में उन्हें बोलना भी था, तो हम लोग सब कोई खड़े थे आर्ट्स फैकल्टी के गेट पर कि सर आएंगे। तो मैं उस समय विद्यार्थी था और थोड़ा और ज़्यादा ही संकोची था, तो मैं किनारे किसी कोने पर खड़ा हुआ था। उसके पहले केदार जी से कोई परिचय नहीं था मेरा व्यक्तिगत तौर पर। सभी ने केदार जी को आमंत्रित किया स्वागत करते हुए, सब कोई उनको मंच की तरफ लेने लगे। मैं किसी कोने पे चुपचाप खड़ा था। केदार जी ने मुझे देखा और वो मंच की तरफ जाने के बजाय मैं जिस कोने पे खड़ा था वो चले आए मुझसे मिलने। और उन्होंने मुझसे, मैं तो घबरा गया, और उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने बात करते हुए मुझे कहा कि ये जो कविताएं आप लिख रहे हैं, जो आपकी नई कविताएं मैं सुन रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि मैं एक बिल्कुल नए कवि को और एक नए स्वर के साथ सुन रहा हूँ। वहाँ से केदार जी से एक परिचय बनता है व्यक्तिगत तौर पर, और आगे जब कविताओं के कार्यक्रमों में हमेशा उनके साथ रहे, तो उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि आप एक नवजात या शिशु कवि हैं या नवजात कविताएं हैं। उन्होंने हमेशा एक साहचर्य का भाव दिया। और मैं कविता को जब देखता हूँ, आज के समकालीन कविता को देखता हूँ, आज के दौर की लिखी जा रही कविताओं को देखता हूँ, तो मैं केदारनाथ जी को बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ और वहाँ से विचार मुझे मिलता है और मैं उस विचार को व्यक्त करना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ वक्तव्य देने के लिए लिखा है। हालांकि बहुत विस्तृत वक्तव्य है, उसका मैं बहुत छोटा सा अंश पढ़ना चाहूँगा। जो मैंने लिखा है वो यह कि उस आयोजन के बाद अगले दिन विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के हॉल के परिसर में केदार जी खुद मुझसे मिलने चले आए थे। मैं उनके गुरुत्वाकर्षण से घबराया हुआ था, चिंता हुआ था, लेकिन उनकी स्नेहिल छांव ने मुझे सहज किया। उनसे मिलने के बाद मैं समझ पाया कि एक कविता दूसरी कविता से मिलने आई थी, एक प्रौढ़ कविता नवजात कविता को दुलराने आई थी। तब मुझे यकीन हुआ कि सींचने का भाव हुए बिना कोई कविता कैसे कविता हो सकती है, इस भाव के बिना भला कोई कवि कैसे कवि हो सकता है। एक बुजुर्ग कविता नवजात कविता को सींच रही थी। मैं उस वक्त बेवजह घबरा गया था। तब मैं यह समझ नहीं पाया था कि कविता कभी किसी के अस्तित्व को निगल नहीं सकती है। कविता किसी अस्तित्व को निगल नहीं सकती है। कविता होने का यह प्राथमिक लक्षण है। उस दिन पुरखा कवि का मेरे भूगोल की पहचान के प्रतीक पलाश के फूल और एकलव्य से संवाद के साथ संवाद हुआ। यह संवाद आज मेरी कविता का एक सशक्त वैचारिक पहलू है। यह सूचक है कि अस्मिताएं खारिज नहीं की जानी चाहिए। उत्पीड़ित अस्मिताओं को तो कभी बिल्कुल खारिज नहीं कर सकता। आज हिंदी कविता में अस्मिताओं की सशक्त आवाज है। इससे सहमति असहमति के वैचारिक पहलू भी हैं। इससे सहमति का बड़ा पक्ष यह है कि इसने कविता के लोकतंत्र का विस्तार किया और कविता के नागरिकों के आत्मसंघर्ष को बढ़ाया। लेकिन जो इसे यह कहकर खारिज करते हैं कि अस्मिताएं द्वीप की तरह होती हैं, उनसे कहना है कि अस्मिताएं कभी द्वीप नहीं होती, बल्कि उनकी उपेक्षा उन्हें द्वीप बनाती है। यद्यपि अस्मिताएं शासकों की भी होती है, लेकिन जब कविता में अस्मिता की बात होगी तो वह बिना संदेह उत्पीड़ित अस्मिता ही होगी। यह शासितों की अस्मिता होगी जो इतिहास के कूड़ेदान से खुद को खड़ी करती हुई आक्रामक सवालों के साथ आएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह द्वीप बनाएगी। मानव मुक्ति की बात इस विचार पर निर्भर करता है कि हमारा प्रस्थान बिंदु क्या है और उसकी दिशा क्या है। जब हमारा प्रस्थान बिंदु शासितों और वंचितों की जमीन होगा और उसकी दिशा उनके जमीन पर खड़े होकर समस्त
उपेक्षित जनों के साथ साझा संघर्ष करने की होगी तो यह कभी द्वीप नहीं बना सकती। इसका असीम विस्तार होगा और उन सभी वैचारिक सहचरों के साथ संवाद होगा जो मनुष्यता पर यकीन करते हैं, जिनके यह मनुष्यता की अमूर्त परिभाषा नहीं है, जो मनुष्यता को जाति, लिंग, नस्ल, धर्म, वर्ग और क्षेत्र की संकीर्णता से कराहते हुए महसूस करते हैं। हमारे वैचारिक सहचर यही हो सकते हैं। यह निषेध नहीं होगा, यह जुड़ाव होगा। यह केवल संघर्ष की बात नहीं होगी, यह आत्मसंघर्ष की भी बात होगी। अस्मिताओं का द्वीप तभी बन सकता है जब अस्मिताओं की स्वघोषित श्रेष्ठता हो, जब वे केवल संघर्ष का शोर करें और आत्मसंघर्ष त्याग दें, आत्मलोचन से आंख चुराएं। ऐसा केवल अस्मिताओं के साथ नहीं बल्कि हर किसी के साथ होगा। लेकिन यदि प्रस्थान बिंदु वंचितों और शोषितों की जमीन पर नहीं है, उनके अनुभव और विचारों पर नहीं है, तो मानव मुक्ति की घोषणा के बावजूद नजरिए का दोष हो सकता है। यह दोष अज्ञानता का कारण भी हो सकता है और यह श्रेष्ठता के कारण भी हो सकता है। श्रेष्ठता बोध के कारण भी हो सकता है। अज्ञानता का शमन किया जा सकता है, लेकिन श्रेष्ठता और ज्ञान के दम पर नहीं। आज उभर रही अस्मिताओं के संघर्ष के सामने को समझने के लिए इन बिंदुओं पर विचार करना जरूरी है। आज की कविता का नागरिक होने के नाते उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करना मैं जरूरी समझता हूँ। एक बृहद मैंने लिखा है, मैं बस अंश थोड़ा सा मैंने पढ़ा। मैं बस एक दो बात और कहना चाहूँगा जो कविता से ही जुड़ी हुई बात है। क्योंकि यहाँ पूर्व में हमारे साथी बिहार आए और उन्होंने अपने विचार रखे और एक प्रसंग का जिक्र किया जिसे मैं भूल चुका और कभी मैंने उसको तरजीह नहीं दी कि कभी किसी हमारे ही युवा कवि साथी ने मुझ पर एक टिप्पणी की थी, सार्वजनिक टिप्पणी की थी। मैंने कभी उसके कोई जवाब नहीं दिया, ना ही मैं इन चीजों पे कभी गौर करता हूँ, ना कभी आगे करूँगा। कि ये एक आदिवासी कवि है और वुडलैंड का कुछ पहन कर आया है, ठीक है। जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो बेहतर जानते हैं कि मैं क्या उड़ता, पहनता, खाता, जीता। मैंने जीवन में बस एक दफे वुडलैंड का एक पहना है, मेरी पत्नी के कहने पर शादी के बाद, उसके बाद कभी कुछ नहीं। इसका जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आगे बढ़ती हुई कविताओं में दाखिल होती है। और बिहार में जिस कविता की भाषा की बात की, खासतौर से अघोषित उलगुलान को लेकर, जहां उन्होंने रेमंड के सूट वाली बात को कहा और उन्होंने ये कहा कि जो भाषा की निर्मिति है, इस भाषा की निर्मिति से हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ और जोर देकर कहना चाहता हूँ कि कविता में आया हुआ बिंब, वह पद मैंने बहुत सजग होकर, बहुत सचेत होकर और बहुत आत्ममंथन और आत्मसंघर्ष के बाद पंक्ति लिखी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कविता में हम महज वैचारिक समर्थन के आधार पर हम कविता को कभी अभिधा में ले लेते हैं, कभी हम उसकी व्यंजना ले लेते हैं, कभी हम उसको लक्षणा में ले लेते हैं। मुझे लगता है इस पर हमें थोड़ा ठहर कर विचार करना चाहिए और इसी बात पर मैं टिप्पणी करते हुए वो अपना विचार रखूंगा। क्योंकि कविता का शीर्षक अघोषित उलगुलान है और अघोषित उलगुलान की जब हम बात करते हैं तो बृहद दार्शनिक और वैचारिक परंपरा है। उदय प्रकाश जी यहाँ है। बिरसा मुंडा मुझे याद आते हैं। बिरसा मुंडा ने जब संघर्ष किया, महज 25 साल की उम्र थी, एक बहुत बड़ा साम्राज्यवाद था, बहुत बड़ी ताकत थी। बिरसा मुंडा एक बात कहा करते थे जो हमने बचपन में अपने पूर्वजों से सुनी। कहते थे बिरसा मुंडा कि हिंदे रमड़ा किच्चे किच्चे, पुंडी रमड़ा किच्चे किच्चे। बिरसा मुंडा कहते थे कि गोरों को भी उड़द की तरह पीस डालो और काले लोगों को भी उड़द की तरह पीस डालो। ये उनकी वैचारिक दृष्टि थी। तो ये समझते थे कि जो पक्ष है वो कहाँ है, यह उनका आत्मलोचन है या उनका आत्मसंघर्ष है या दुश्मन को पहचानने जाने की दृष्टि है। और मुझे लगता है कि जब हम कविताओं की बात करते हैं और खासतौर से वंचित अस्मिताओं की कविताओं की बात करते हैं और जब आदिवासी कविता की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बिंब अभी आया है इसके मैंने ऐसे कई बिंबों का जिक्र किया है अपनी कविताओं में। और अगर हम मन्नत टेटे को पढ़ते हैं तो उनके यहाँ ये बात दिखाई देती है या दूसरों के यहाँ भी दिखाई देती है। मैं एक भूमिका का एक अंश पढ़ना चाहूंगा जो अघोषित उलगुलान में ही है कि यह गौरतलब होना चाहिए कि आदिवासी समाज अपनी वाचिकता और पुरखा स्मृतियों से जितना गहरा जुड़ा रहेगा
उसकी अभिव्यक्ति वर्तमान सत्ता संरचना का प्रतिपक्ष गढ़ती रहेगी, लेकिन ज्यों ही वह पूंजीवादी व्यवस्था में विन्यस्त मध्यवर्गीय जीवन शैली की संकीर्णता में ढलता जाएगा, वह अपने सहजीवी मूल्यों से दूर होता जाएगा। ऐसे में आदिवासी व्यक्ति के रूप में खुद को तो बचा लेगा, लेकिन आदिवासियत के रूप में अपनी सहजीविता खो देगा। वैयक्तिक महत्वाकांक्षा या वैयक्तिक प्रदर्शन प्रियता घुन की तरह उसकी आदिवासियत को खोखला कर देगा। आदिवासी वाचिकता अर्थात स्वायत्ता को संरक्षित करने वाले संवैधानिक प्रावधान 5वीं और 6वीं अनुसूची के अनुरूप हमारे देश में मौजूद है, लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं में ये उपेक्षित हो रही है। आदिवासी मनोजगत बहुत जल्दी पूंजीवादी मूल्यों की गिरफ्त में चला जाएगा। आदिवासी समाज की दार्शनिक स्थिति अभी ऐसी है कि वह विचारधारा के रूप में पूंजीवाद के विरोधी है। अभी यह विरोध की स्थिति विस्थापन की प्रत्यक्ष यंत्रणाओं की वजह से सहज और स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही पूंजीवादी मूल्य जो कि रोज हमारे दिनचर्या पर हमला कर रहे हैं आदिवासी मनोजगत पर पैठ बना लेंगे, तब उनसे बच पाना और ज्यादा कठिन हो जाएगा। आदिवासी कविता को इन बिंदुओं पर सतर्कता के साथ आत्मलोचन करते हुए और आत्मसंघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होगा। जो ही आदिवासी कविता इस दिशा में आगे बढ़ेगी, वह अस्मिता की जमीन पर खड़ी होकर भी उसका अतिक्रमण करेगी और तब वह अपने सहधर्मी सहचरों को खोज पाएगी। यह सहजीवी समाज के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका अदा करेगी। मेरा जो बात ये कहना है, जो अंततः जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि बात आदिवासी कविता की हो रही मैं कर रहा हूँ, जब आदिवासी कविता के संघर्ष को हम देखते हैं, पूरे समाज के संघर्ष को देखते हैं, एक सवाल आता है कि क्या यह संघर्ष उस पूंजीवादी समाज का हिस्सा हो जाने के लिए है, उसके मूल्यों में फिट हो जाने के लिए है, या एक लगातार एक विकल्प गढ़ने का है। तो मैंने जो महसूस किया है अपने पूर्वजों से या अभी अपने बिल्कुल जीवित पुरखों से, तो मैंने यही महसूस किया है कि वह हमेशा एक विकल्प की तरह है, और सभ्यता के विकल्प की तरह है, मूल्य के विकल्प की तरह है, फिलॉसफी दर्शन के मूल्य के विकल्प की तरह है, और उस चीज का संघर्ष है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था अपनी कविताओं के बारे में। हाँ, वैसे मुझे किसी से ये आपत्ति नहीं है कि कुछ दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि उसके मूल्य कहाँ जाते हैं, उसकी भंगिमाएं कहाँ जाती हैं। मैं पहली कविता पढ़ूंगा अघोषित और गुलाल ही, और मुझे ये लगता है कि जो जो समय आगे बढ़ता जा रहा है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है, हमले तेज होते जा रहे हैं, मुझे यह कविता, मुझे लगता है कि इस कविता को मैं बार बार पढ़ूं, क्योंकि मुझे हर बार यह लगता है कि जो कविता मैंने लिखी उसका जो समाज है, उसकी जो छवियां है, वो और ज्यादा क्रूरता के साथ हमारे सामने आती जा रही है। पहली कविता अघोषित और गुलाल। अल सुबह डांडू का काफिला रुख करता है शहर की ओर, और सांझ ढले वापस आता है परिंदों के झुंड सा। अजनबियत लिए शुरू होता है दिन और कटती है रात अधूरे सनसनीखेज कस्सों के साथ। कंक्रीट से दबी पगडंडी की तरह दबी रह जाती है जीवन के पश्चात बिल्कुल मौन। वे जो शिकार खेला करते थे निश्चिंत, जहर बुझे तीर से, या खेलते थे रक्त रंजित होले अपने स्वत्व की आंच से, खेलते हैं शहर के कंक्रीटिया जंगल में जीवन बचाने का खेल। शिकारी शिकार बने फिर रहे हैं शहर में, अघोषित और गुलाल में लड़ रहे हैं जंगल, लड़ रहे हैं ये नक्शे में घटते अपने घनत्व के खिलाफ, जनगणना में घटती संख्या के खिलाफ, गुफाओं की तरह टूटती अपनी ही जिजीविषा के खिलाफ। इसमें भी वही आक्रोशित है जो या तो अभावग्रस्त है या तनावग्रस्त है, बाकी तटस्थ हैं या लूट में शामिल हैं, मंत्री जी की तरह जो आदिवासियत का राग भूल गए रेमंड का सूट पहनने के बाद। कोई नहीं बोलता इनके हालात पर, कोई नहीं बोलता जंगलों के कटने पर, पहाड़ों के टूटने पर, नदियों के सूखने पर, ट्रेन की पटरी पर पड़ी दुनिया की लावारिश लाश पर कोई कुछ नहीं बोलता। बोलते हैं बोलने वाले केवल सियासत की गलियों में आरक्षण के नाम पर, बोलते हैं लोग केवल उनके धर्मांतरण पर,
चिंता है उन्हें उनके हिंदू या ईसाई हो जाने की, यह चिंता नहीं कि रोज कंक्रीट के ओखल में पिसते हैं उनके तलवे और लोहे की ढेंकी में कुटती है उनकी आत्मा। बोलते हैं लोग केवल बोलने के लिए, लड़ रहे हैं आदिवासी आघोषित उलगुलाब में, कट रहे हैं वृक्ष माफियाओं की कुल्हाड़ी से, बढ़ रहे हैं कंक्रीटों के जंगल। दांडू जाए तो कहाँ जाए, कटते जंगल में या बढ़ते जंगल। अगली कविता में कवि केदारनाथ जी को स्मरण करते हुए पढ़ना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है घड़ी की बात। कवि केदारनाथ सिंह ने बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उस स्कूल में घड़ी नहीं थी। उस स्कूल में घड़ी नहीं थी इसका मतलब यह नहीं था कि वहां समय नहीं था। जब वहां दोपहरिया के लाल लाल फूल खिल जाते थे तब उनके स्कूल में दोपहर के खाने की छुट्टी होती थी। जिन दिनों बचपन में हम दोस्तों के साथ नदी नदी घूमते थे या जंगलों में शिकार के लिए जाते थे तब भी हमारे पास घड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि समय नहीं था। जब पेड़ों की परछाई अपने पैरों के नीचे सिमट जाती थी तब हम जान जाते थे कि दोपहर हो गई है। इसी तरह काम के दिनों में हमारे पास अपना समय था, उस समय का अपना रंग था, हमने अपने को उसके अंदर रच लिया था। उस समय की एक सुई थी जिसमें हर कोई सवार था, उसी से दिन रात होते थे, सदियों से यह चला आ रहा था। लेकिन हमारे घरों में घड़ी ना पाकर हमें समय बताने वालों ने बहुत बड़ी गलती की। हमारी कलाई में घड़ी नहीं देखकर हमें आदिम समझने वालों ने बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने समझा कि हमारी दुनिया में घड़ी नहीं है और उन्होंने अपना समय हम पर थोप दिया। मैं हैरान हूँ उन सब लोगों की चालाकियां जानकर। उन्होंने घड़ी की बात कहकर चंदौली वालों को अपना समय दिया। उन्होंने बस्तर के माथे पर अपनी घड़ी ठोक दी और साथों के पेड़ों पर लोहे की सुई लटका दी। आज जबकि हमारी घड़ी और उनकी घड़ी की सुई भीषण तरीके से टकरा रही है तब मैं समझता हूँ कि वे हमसे छीन रहे हैं हमारा समय और हम उसे बचा रहे हैं। एक घड़ी की ही तो बात है, एक घड़ी की ही तो बात है कहकर मैं घड़ी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह समय है जिसमें दर्ज है इतिहास में की गई साजिशों का लेखा जोखा। यह घड़ी अभी भी मेरी और आपकी आंखों में चल रही है। मैं अगली कुछ मुठभेड़ सीरीज की कविताएं पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद एक आध और कविता। मुठभेड़ श्रृंखला की पहली कविता। मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, महुए गिरे। मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, महुए गिरे। आज महुआ चुनने कोई आदिवासी नहीं आया, ना ही महुए को खजूर की चटाई मिली, ना ही गोबर लीपे गए। महुए को ट्रॉली में लाद कर पोस्टमार्टम घर पहुंचाया गया। महुए की देह से रस नहीं, बहुत ज्यादा लहू बह गया था। दूसरा, आदिवासी महुआ चुनने जंगल पहुंचे, जंगल से महुए गायब थे। उनसे कहा गया महुए को जंगल में नहीं बाजार में होना चाहिए। आदिवासी महुआ खोजते हुए बाजार गए। उन्होंने देखा कई महुए गिरफ्तार हुए हैं जो गायब हुए थे। अब महुए गिरेंगे कोर्ट कचहरी और जेल में। इसी की श्रृंखला की एक कविता है। मुठभेड़ में कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता था। उनमें से सबसे लोकप्रिय हथियार बन गया था बुलडोजर। एक संविधान सम्मत देश में बुलडोजर का काम सड़क और पुल बनाने के सिवा और क्या होना चाहिए था।
लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाने लगा न्याय देवी के अस्त्र की तरह। अगर कोई अपराध है तो उसकी सजा कानूनन उसी एक अपराधी को ही दी जा सकती है, लेकिन अंग्रेजों के जरायम पेशा कानून की तरह एक की गलती की सजा पूरे परिवार या पूरे समुदाय को भुगतनी पड़ती थी। इस ताकतवर मशीन का इस्तेमाल किया गया सबसे कोमलतम चीजों को ध्वस्त करने के लिए। घर ढाए गए, दीवारें तोड़ी गई, बेघर किया गया, पड़ोसी की पहचान को पड़ोसी का दुश्मन बताया गया। इसने वैध और अवैध के फर्क को समर्थन और विरोधी होने के अर्थ में समेट दिया। मुठभेड़ का यह बुलडोजर तरीका था नई सदी में। इसी श्रृंखला की आखिरी कविता। मुठभेड़ से बचाने का सबसे मजबूत कवच हुआ करती थी माएं। वो सहेजती थी और संभालती थी, लेकिन सबसे मजबूत कवच होने के बावजूद जब बच्चे मारे जाते थे तो माँ की आंसू के लिए कोई विशेषण नहीं रह जाता था। कभी कभी महीने भर की उम्र में बच्चे माँ की गोद में ही गोली का शिकार हो जाते थे, तो कभी जवानी में भ्रूण में बच्चों के मारे जाते वक्त माएँ सबसे ज्यादा बेबस होती थी। मुठभेड़ में मारे जाने वाली माओं के सपने दुनिया के सबसे खूबसूरत सपने थे। वे अपनी लोरियों में मुक्ति की गाथा पिरोती थी और कभी कभी तो लोरियां गाती हुई खुद भी मारी जाती थी। आखिरी कविता से पहले कविता पढ़ दूं। मणिपुर श्रृंखला की कई कविता है। मणिपुर श्रृंखला की उसे एक अंश पढ़ूंगा। उनसे कहो कि वे अनर्गल परिभाषा ना गढ़ें, वे हेड हंटर्स की परिकल्पना से बाहर आए, वे उस झूठ को दफन करें जिसने हमारी बर्बरता के किस्से गढ़े। अपनी वीरता का गौरव गान करने वालों से कहो कि गंगा यमुना के मैदानों से बाहर भी रचे गए हैं वीरता के मेथड। उन्हें वे बर्बर कहकर अपनी श्रेष्ठता घोषित न करें। वे वीरता की किसी एक गाथा को महान और दूसरे को बर्बर घोषित करने के ऐतिहासिक अन्याय को न दोहराए। मध्ययुगीन जमीन पर अंकुरित हिंसक शहरों को आज की कविता का आईना ना बनाए। शांति के कबूतर घोंसले बना सकें, उनके बच्चे आसमान में उड़ें और गीत गाएं, सबके मस्तिष्क खुली हवा में सांस लें, घृणा और अविश्वास की धधकती लपटों पर अतीत के कूड़ेदान से आते शब्दों को फेंकना बंद करें। उनसे कहो कि वे जिम्मेदारी लें और उसे निभाएं। कितनी शर्म की बात है कि अगर वे बन मुर्गी के चूजों के बिना भी जितना भी जंगल में चल नहीं सकते। मैं इसी के साथ समापन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। आप आदिवासियत की बात कर रहे थे और मुझे आपको सुनते हुए सच में लग रहा था कि विद्रोह बहुत जटिल और बहुत ही परिपक्व प्रक्रिया है। वो आपसे एक उदात्त चेतना की मांग करती है। आपको विरोध करते समय ये ध्यान रखना होता है कि आप जिसका विरोध कर रहे हैं कहीं आप उसमें ही न बदल जाए। अगर आप उसमें बदल जाते हैं तो जीत आपकी नहीं होती, अंततः उसी की होती है जिसके खिलाफ आप विद्रोह कर रहे थे। हमारे बीच उदय प्रकाश जी उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उदय प्रकाश जी उपस्थित हैं। हम भविष्य में जाकर शायद ये कह सकूं, बड़े गर्व से कहूंगी कि मैंने उस मंच का संचालन किया है जिस मंच पर मुझे उदय प्रकाश जी उपस्थित थे। हमारे बीच हमारे दोनों सम्मानित कवि हैं। मैं सर से आग्रह करूंगी कि कृपया सम्मान राशि देकर दोनों कवियों को सम्मानित करें। सदानंद शाही सर, प्रभाकर सिंह सर, हमारे बीच उपस्थित
कुछ बात। हाँ एक साथ पहले हाँ ये कहीं स्थान बदल कहाँ है शीशा? आप ले लीजिए हाथ में। धीरज जी सर गांधी जी आइए हाँ आइए मैं उदय प्रकाश सर से अनुरोध करूंगी। मैं आदरणीय उदय प्रकाश सर से अनुरोध करूंगी कृपया वे आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। मैं लगभग संभवतः आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। बहुत बड़ी उम्र का हूँ। अभी मैं कह रहा था कि 20वीं सदी आधी ही चुका और 21वीं सदी लगभग चौथाई हो गई। इतने वर्षों में बहुत कुछ देखा है। हिंदी को भी देखा है, हिंदी विभाग को भी देखा है, कवियों को भी देखा है। मैं खुद कवि हूँ या था नहीं जानता, लेकिन यह सच है कि अनुज लुगुन की कविता जब मैंने पढ़ी थी 3-4 ऐसे कवि उभरते हुए दिख रहे थे। उनमें से पीछे बैठे हैं सामने, मैं पढ़ता रहता हूँ और ये लगा तो इसी एक और उद्यान को भारत भूषण के बाल पुरस्कार के लिए चुना। उसमें अकेला जूरी था और वह स्वीकार हुआ और बहुत व्यापक तरीके से स्वीकृत हुआ। और मैं पहले भी कह रहा था वहाँ भी कि केदार जी मुझसे जूनियर हैं इस मायने में कि वो 1 साल बाद आए थे जेएनयू। तो यह कविता भी 1 साल बाद उनके पास इस रूप में पहुँची, जिसका जिक्र उन्होंने बहुत सुंदर अनुज लुगुन ने बहुत संवेदनशील तरीके से उनके अपने पुरखों को स्मरण करते हुए एक बुजुर्ग को याद करते हुए उसका जिक्र किया। तो इसमें कौन बुजुर्ग है, मैं बुजुर्ग हूँ या केदार जी बुजुर्ग हैं, यह तो समय फैसला करेगा। लेकिन इतनी स्मृतियाँ हैं, इतनी अधिक स्मृतियाँ हैं। कुछ स्मृतियाँ परिवार के साथ होती हैं, परिजनों के साथ होती हैं। जैसे मेरी बहुत सारी स्मृतियाँ मेरे अपने परिवार, अपने परिजनों के बारे में हैं। उनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो स्मृतियाँ और हैं उन पर शायद मेरा अधिकार उतना नहीं है जितना उन लोगों का है जो मुझे उस रूप में जानते हैं। केदार जी के बारे में भी यही कह सकता हूँ। इतनी असंख्य स्मृतियाँ हैं और उनका आना, उनके भीतर का अकेलापन, उनका भय और जो प्रेरणा से लेकर के यहाँ की पूरी आसक्ति को न छोड़ पाना, और मैं इसको नकारात्मक अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, वो उनमें बना रहा। और उन्होंने एक नई दुनिया देखी, बदलती हुई दुनिया देखी, और शायद वो पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने दोनों को एक साथ रूपांतरित करते हुए अपनी कविताएं लिखी।
और कई बार ऋत्विक घटक की अजांत्रिक की याद आती थी कि जहाँ गेहूं का एक दाना एक ट्रैक्टर में बदल सकता है। तो ऐसे कवि, मैं तो चाहता हूँ कि अस्मिताओं की बात अभी हो रही थी और मुझे लगता है कि ऐसा अब धीरे धीरे शायद नहीं होना चाहिए। और यह मार्क्स भी कहते थे, हम सब मानते हैं कि विज्ञान या कला का जो 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 एपेक्स होता है, वहाँ पर अस्मिताएं या किसी तरह के वर्गीकरण नहीं रह पाते हैं, मिट जाते हैं। तो बनाए रखना, अपनी अस्मिताओं को लगातार बनाए रखना, यह एक ज़रूरी कोशिश है। लेकिन उनका एसर्शन किसी राजनीतिक या अन्य तरीके से सामने आए, वह शायद ठीक नहीं है। मुझे एक याद आती है किताब गॉड दैट फेल्ड, उसमें यही है विलियम्स का, कि ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका के सारे कम्युनिस्ट वाइट हैं, तो ब्लैक्स भी कम्युनिस्ट थे। तो कहीं न कहीं उस स्पेस की खोज, वहाँ तक जाने की खोज जहाँ कविता कविता हो। और अगर कविता कविता हो जाएगी तो विश्वास करिए, वो सारी पीड़ाएं, सारा क्रोध, सारी करुणा उनमें व्यक्त होगी, तब अस्मिताओं के नाम से नहीं, वह एक कवि के द्वारा अपनी अस्मिताओं को संकेतित करते हुए कविता के द्वारा होगी। तो मैं कई बार पढ़ता रहता हूँ तो बहुत प्रकट तरीके से कुछ चीज़ें आती हैं। हम लोग उस अनुभव से गुजर चुके हैं। एक ज़माने में विचारधारा हुआ करती थी, अभी भी है, और जब वह किसी राजनीतिक रूप से सामने आती थी तो हमें अच्छा लगता था। उसमें बहुत सारे रिटोरिक्स होते थे, बहुत दूर तक। मेरी अपनी कहानियाँ, टेप्चू जैसी कहानी, तो कहीं बाद में लगने लगा, धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, इस बात को मैं किसी और तरीके से भी कह सकता हूँ। केदार जी के साथ भी लगभग यही था, और शमशेर के साथ तो बिल्कुल यही था कि कैसे उन्होंने अपनी विचारधारा को, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि कई बार कहता रहता हूँ कि हम लोग अब उत्तर राजनीतिक समय में राजनीति अब काम की नहीं रह गई। अब शायद जिसको आलोचक, अब इतने बड़े विद्वान बैठे का भी मैं सुन करके आया अवधेश प्रधान जी का, वो अद्भुत व्याख्यान था, लंबा था थोड़ा, मेरे लिए ठीक था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से थोड़ा सा आ रहा था। तो वो बैठे हुए हैं और उनके सामने कुछ भी बोलना, मैं अपनी बात यूं ही कह रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, बोल गया हूँ। हाँ, उत्तर राजनीति। तो कुछ किताबें आती रहीं लगातार, मैं उनको भी पढ़ता रहा और इसको बहुत क्लोजली पढ़ता रहा कि दुनिया जब बदली, टेक्नोलॉजी बदलती है बहुत ज़्यादा, और टेक्नोलॉजी कई बार पूंजी को बदलती है, कई बार पूंजी टेक्नोलॉजी को बदलती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब जिसको आप कहते हैं कि लगभग सिविलाइजेशन चेंज हो गया, और इस पर मैं भी पिछले सत्र में भी कह रहा था। तो वह हुआ, और उस होने के बाद राजनीति वह नहीं रह गई जो फ्रांस की राजनीति, फ्रांसीसी राज्य क्रांति के समय, वह लोकतंत्र जो आया, आधुनिकता जो आई उसके साथ, उस समय राजनीति आई थी, जिस राजनीति को हम मानते हैं, जिसके आधार पर हमारे संविधान बने। अब जो राजनीति है वह, जो फुकुयामा ये कहते हैं, आप सब जानते हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, बहुत जागरूक हैं, पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर, कि इस समय जो पहले एक हवाई जहाज हुआ करता था जिसका पायलट राजनीति हुआ करती थी, और पूंजी का काम था उस हवाई जहाज को प्रदान करना, और उसमें समाज मुसाफिर की तरह, यात्री की तरह, पैसेंजर की तरह चला करता था, और इस तरह से इतिहास बना करता था। आज नहीं है राजनीति, पायलट नहीं है, पायलट है कॉर्पोरेट और पायलट है टेक्नोलॉजी, और राजनीति अब वही जिसको रेवड़ियाँ कहते हैं, वो चाहे किसानों को दे, चाहे मिडिल क्लास को दे, चाहे स्टूडेंट्स को दे, तो वो कर रही है।
उसकी भूमिका अब इतिहास बनाने की नहीं रह गई और हम कभी भ्रम न पाएं कि कोई भी राजनीतिक विचारधारा कोई इतिहास अब बना पाएगी। इसलिए मैं कहा करता हूँ हम शायद उत्तर राजनीतिक समय में हैं, एक ऐसे असमंजस भरे समय में हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें भी बनती हुई आ रही, कैसे आ रही उनको भी परिभाषित कम से कम हम में से बहुत नहीं कर सकते। तो यही मेरा कहना है कि कविता को सबसे पहले जो बचना चाहिए, मुक्तिबोध की पंक्ति बार बार दोहराई जाती है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। मैंने पहले भी कहा कि इसको बंद कर दीजिए, मुक्तिबोध की कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कह दिया होगा उन्होंने। अब उसको पकड़ के बैठ गए तो जैसे ताओ कहते थे, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ध्यान से सुनना है, लेकिन उसको पकड़ के लटक मत जाना। तो कहीं न कहीं एक तरह का संदेह पिछले समय पर, पिछले समय की वैचारिक संरचनाओं पर, पिछले समय के आलोचनात्मक प्रतिमानों पर, पिछले समय की कविताओं की बनावट की सारी प्रक्रिया पर, वह संदेह हर किसी नए कवि को होना चाहिए। चाहिए शब्द बहुत गलत होता है, मैं जानता हूँ, और इससे गलत कोई शब्द नहीं है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं केदार जी की स्मृति को लिखी रहा हूँ। उपन्यास मेरा जो जीना बाबा रहा है उन्हीं को समर्पित है और यह उन्होंने ही दिया है। और वह भी मैं बताना चाहता हूँ, वो छोटी सी घटना है कि जा रहे थे हम लोग JNU और रास्ते में उन्होंने ये कहानी सुनाई और वो कहीं ना कहीं लिंगर कर गई, वो हट नहीं रही, आज भी नहीं हट रही है। मुझे लगता है कि आज के भयावह लगभग स्टेट ऑफ वॉर की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, उसमें वह कहानी कि कोई व्यक्ति कहाँ से आया, चीन से आया, कहाँ से आया और कहाँ से होता है वो कुशीनगर पहुँच गया और एक पेड़ के ऊपर रहने लगा। तो मान के चलें कि हम लोग नागरिक और एक इंडिविजुअल और कभी से ज़्यादा वैयक्तिक शायद ही कोई होता, एक कलाकार से ज़्यादा सोलोइस्ट शायद ही कोई होता, वो पेड़ पर ही रह सकता है। तो मुझे लगता है कि चाहे ये डेवलपमेंट हो, जिसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप सब जानते हैं किन चीज़ों का नाश कर रही है, उस राजनीति को बारे में कुछ नहीं कहेंगे जो उनको सपोर्ट कर रही है। जितनी राजनीतियाँ हैं उनके मैनिफेस्टो में इसके अलावा और क्या है, हमारा मैनिफेस्टो उससे अलग है। और वही मैं कहता हूँ कि देखा जाए फिर से एक बार जो केदार जी देखते कि पूरी से एक ठूंठ में एक हरी टहनी किसी नए सृष्टि का संकेत देती थी। मेरी बात क्या जा रही या मैं यूं ही बोल रहा हूँ? तो यही कहना है कि थोड़ा सा अपने को स्वयं को अतीत की स्मृतियों के साथ तो रहें, लेकिन वैचारिक बनावटों के प्रभाव से जो आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं उनके असर से थोड़ा सा अपने को अलग करें और ये सोचें कि एक नया दिन आप शुरू कर रहे हैं और एक नए समय की पहली पार्टी पर पहला अक्षर आप लिख रहे हैं। तो यही मुझे कहना है और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। कवि कहते हैं कि मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी, यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में यह रहेगी। जैसे पेड़ के तन में रहते हैं दीमक, जैसे दाने में रह लेता है घुन, यह रहेगी प्रलय के बाद भी मेरे अंदर। यदि और कहीं नहीं तो मेरी जबान और मेरी नश्वरता में यह रहेगी। कवि इसी तरह हैं हमारे भीतर, आपके माध्यम से थोड़े थोड़े हम में उतरते जाते हैं। अब हमारे बीच हमारे सभा के अध्यक्ष आदरणीय अवधेश प्रधान जी मौजूद हैं। फिर आपका एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हमसरो, जब उनको ध्यान आएगा तुमने रात को देखा।
हम सचमुच बड़े अद्भुत क्षण में हैं कि हमें उदय प्रकाश जी का भी सानिध्य मिल रहा है और हमारे अपने अवधेश प्रधान सर का भी। मैं आदरणीय प्रधान सर से अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। मित्रों, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू से लेके अभी जो अंतिम उदय प्रकाश जी का वक्तव्य आपने सुना, तब तक पूरा का पूरा ये कार्यक्रम एक प्रभावशाली कविता की तरह है और हम सब लोगों के मन पर जो उसका प्रभाव है एक संगीत की तरह से है। और मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन दे के लग रहा है कि जैसे मैं उसको बड़ी क्रूरता पूर्वक नष्ट करने पर उतार वो बना रहे वो प्रभाव। मित्रवर प्रोफेसर सदानंद शाही कवि हैं और उन्होंने केदार जी के पीछे पीछे उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए काशी में जितने कार्यक्रम किए वो सब एक कविता की तरह, सब के सब आयोजन जो लोग भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने देखा है, और कभी नहीं लगता कि वो बहुत परिश्रम करके, बहुत लगता है कि आदमी को फुर्सत नहीं, एकदम हंसते गाते हुए हर कार्यक्रम उनके होते रहे। केदारनाथ सिंह के जाने के बाद उनकी स्मृति में जो पहला ही कार्यक्रम हुआ था जिसपे हम लोग गंगा नदी के वक्ष पर नाव में बैठे हुए पहुंचे थे रैदास मंदिर में और वहाँ कार्यक्रम हुआ था, तब से लेके ये आज तक। और आज तो बार बार केदार जी की वह कविता याद आ रही थी और याद आ रही है कि मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तो केदार जी अनुज लुगुर में हैं, शीर्षा में हैं, अभी जो उदय प्रकाश जी बोले, कुछ देर पहले अरुण कमल जी बोले, उस सब में केदार जी ही तो बोल रहे थे। जब अरुण कमल जी ने कहा कि एक दाने से 100 दाने और 1000 दाने होते चले जाते हैं, तो कविता का एक उत्सव भी हो सकता है, स्मृति सम्मान समारोह, उसका ये साक्ष्य है, ये तीसरा समारोह जो शीर्षा जी ने अपना वक्तव्य दिया। शीर्षा और लोग तो जानते होंगे, लेकिन शीर्षा जी के लिए मैं सूचित कर दूं कि जब तीसरा सप्तक में केदारनाथ सिंह की कविताएं छपी, उसमें आप आत्मवक्तव्य में वो एकमात्र हिंदी के कवि हैं जिन्होंने जीवनानंद दास का नाम लिया। बहुत लोगों ने रविंद्रनाथ का, सब लोग नाम लेते हैं, उन्होंने कहा